गुड मॉर्निंग बच्चों। प्लाज्मा साइंस एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आज हम कक्षा 12 की कृषि जीव विज्ञान विषय पर हम प्रकाश डालेंगे और इसका एक नया अध्याय प्रारंभ करने जा रहे हैं, अध्याय 13, परजीवियों का अध्ययन। बेटा, परजीवियों की बात करें तो परजीवी जो शब्द है, आप लोग इस शब्द को बार बार सुनते आ रहे हैं क्योंकि आप लोग कृषि जीव विज्ञान के विद्यार्थी हैं। परजीवी किसे कहते हैं? ऐसे जीव, ऐसे सजीव जो अपने भोजन और अपने आवास के लिए अन्य दूसरे जंतुओं या पादपों पर आश्रित रहते हैं, वो सब कहलाते हैं परजीवी। और परजीवियों को हम सामान्यतया दो भागों में बांट सकते हैं। पहला भाग है अंतः परजीवी और जो दूसरा प्रकार है वो है बाह्य परजीवी। अब बेटा, नाम से पता लग रहा है अंतः परजीवी किसे कहेंगे और बाह्य परजीवी किसे कहेंगे। तो अंतः परजीवी कौन है, किसे कहेंगे? ऐसे परजीवी जो अपने भोजन और आवास के लिए अन्य जंतुओं, अन्य सजीवों के शरीर के भीतर रहकर वहीं से अपना भोजन प्राप्त करते हों, वहीं पर अपना आवास प्राप्त करते हों। तो ऐसे सभी जंतुओं को तो कहते हैं अंतः परजीवी। जैसे कि एस्केरिस की बात करें, फीताकृमि की बात करें। एस्केरिस और फीताकृमि मनुष्य की आंतड़ियों में, शरीर के अंदर रहकर के ही अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो एस्केरिस और फीताकृमि क्या हुए? अंतः परजीवी। लेकिन हम एक चर्चा करें कि जो सजीव परजीवियों को आश्रय दे रहे, जैसे मनुष्य की बात करें, हमारे शरीर के भीतर कई सारे परजीवी हैं, तो फिर हम क्या कहलाए? हम कहलाएंगे परपोषी। परपोषी। तो परपोषी किसको बोलते हैं? वे सजीव जो परजीवियों को आश्रय देते हैं, वो खुद क्या कहलाएंगे? परपोषी कहलाएंगे। ऐसे ही फिर दूसरी बात करें हम बाह्य परजीवी की, तो बाह्य परजीवी नाम से पता लग रहा है, ऐसे परजीवी जो परपोषियों के शरीर के बाहर रहकर अपना पोषण और अपना आश्रय प्राप्त करते हैं, वो कहलाएंगे बाह्य परजीवी। जैसे कि जुआं, आपके बालों में रहने वाली जो जुआं होती है वो बाह्य परजीवी है, शरीर के बाहर रहकर के ही अपना आश्रय और अपना पोषण दोनों प्राप्त करती हैं। अब इसी श्रृंखला में बेटा, हमको इस लेसन के अंदर जो पढ़ने हैं परजीवी, वो कौन कौन से हैं उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। एक एक परजीवी को हम लेकर चलेंगे। सबसे जो पहला परजीवी का अध्ययन करना है वो है हमारा बेटा पिस्सू। पिस्सू का हमको इस चैप्टर में अध्ययन करना है और पिस्सू का अध्ययन करना है तो इसका जो नाम है, वैज्ञानिक नाम, वो है बेटा इसका पुलेक्स। पुलेक्स इरिटेंस। पुलेक्स इरिटेंस, ये इसका जंतु वैज्ञानिक नाम है, पुलेक्स इरिटेंस। ध्यान रखने की बात है, कौन से संघ में आता है ये? संघ कौन सा है बेटा इसका? आर्थ्रोपोडा। आपको याद होगा, आपने 11th क्लास में पढ़ा है, आर्थ्रोपोडा संघ के अंदर जो सजीव आते हैं, उन सभी सजीवों का जो शरीर होता है, उस शरीर पर संधि युक्त उपांग पाए जाते हैं। अर्थात जो उनके हाथ पैर होते हैं वो टुकड़ों से मिलकर बने होते हैं। गण की बात करें, ये कौन से गण में आता है बेटा पिस्सू? तो ये आता है साइफनेप्टेरा। साइफनेप्टेरा। बस एक दो बार इनको बोलने की आवश्यकता है, बोलेंगे आराम से याद जाएंगे, ज़्यादा तकलीफ नहीं है इनमें।
गण कौन सा होगा इसका? साइफनेप्टेरा। अब इसका एक अपन हल्का सा डायग्राम बनाते हैं बेटाओ। जो पिस्सू होता है उसका एक डायग्राम देखिएगा, एग्जाम में पूछ लिया जाता है कई बार डायग्राम। इस तरह से इसका एक छोटा सा सिर बनाना है अपन को। इस तरह ये इसके जो है संधियुक्त उपांग बना देंगे हम। नामांकन की बात करें, ये वाला पोर्शन इसका सिर, ये वाला पोर्शन इसका वक्ष, ये वाला पोर्शन इसका उदर। ये जो ऊपर इसके खोल मिलेगा वो होगा स्क्लेराइट का। ये हैं इसके पिछले पैर। यहाँ पर होगा इसका मुख। ये हैं इसके संयुक्त नेत्र। तो बेटा इस प्रकार से पिस्सू का हम लोग यदि एग्ज़ाम में डायग्राम पूछा जाता है तो नॉर्मल इस प्रकार से डायग्राम बना देंगे। ध्यान ये रखना है कि जो पिछली जो टांगें होंगी वो पिछली टांगें अन्य टांगों की अपेक्षा लंबी होगी, जो इसके फुदकने, चलने इत्यादि में जो है सहायता करेंगे। ये चर्चा कर ली। अब हम थोड़ी सी इस पर बात करें कि पक्षियों और स्तनधारियों पर ये जो पिस्सू है वो बाह्य परजीवी के रूप में पाया जाता है। उनके शरीर पर बाहर मिलेगा, ये बाह्य परजीवी के रूप में मिलेगा। परपोषी का रक्त चूसता रहता है। भाई उनके शरीर के बाहर मिलकर के उस परपोषी का रक्त चूसता रहता है। रक्ताहारी प्राणी है। इसके शरीर पर स्क्लेराइट नामक, ये जो अपन ने लिखा है, स्क्लेराइट नामक कठोर आवरण पाया जाता है। और जो इसका सिर और वक्ष वाला भाग होता है वो तो होता है छोटा, और जो इसका उदर वाला पोर्शन है वो काफ़ी बड़ा होता है। इसके पिछले जो पैर होते हैं वो छलांग लगाने में, बताया था आपको मैंने, जो पिछले पैर हैं वो लंबे होंगे और ये क्या काम करेंगे, छलांग लगाने और फुदकने में सहायता करेंगे इसकी।
इसके सिर पर संयुक्त नेत्र पाए जाते हैं जो कि इसको देखने में सहायता करेंगे। और जो इसका मुख है, इसमें मुखांग मिलेंगे और मुखांग किसके लिए? रक्त को चूसने के लिए रूपांतरित होंगे। पिस्सू के जीवन चक्र में अंडा, लार्वा, प्यूपा और वयस्क सभी अवस्थाएं पाई जाती हैं। कौन कौन सी अवस्थाएं? अंडा, लार्वा, प्यूपा और वयस्क। तो ध्यान दे बेटा, इसका मतलब इसके जीवन चक्र में सारी अवस्थाएं मिल रही हैं। अंडा भी आता है, लार्वा भी बनता है, प्यूपा भी बनता है और वयस्क भी। इसीलिए इस प्रकार के कायांतरण को बोलते हैं पूर्ण कायांतरण। और आप कई आगे पढ़ेंगे, कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनके जीवन चक्र में या तो लार्वा नहीं मिलता या फिर प्यूपा नहीं मिलता, तो उनका जो कायांतरण कहलाता है वो कहलाता है अपूर्ण कायांतरण। तो यहाँ पर जो पिस्सू की बात कर रहे हैं, पिस्सू के जीवन चक्र को हम बोलते हैं पूर्ण कायांतरण, क्योंकि यहाँ पर अंडा, लार्वा, प्यूपा और वयस्क ये सभी अवस्थाएं पाई जाती हैं। अच्छा, एक खास बात और, जब ये पिस्सू जनन करता है तो जनन करने के लिए आवश्यकता किस बात की पड़ती है? रक्त की पड़ती है। तो जब इसको किसी परपोषी के शरीर का रक्त मिल जाता है तो ये आसानी से जनन कर पाता है। यदि इसको परपोषी के शरीर से रक्त नहीं मिल पाता तो ये जनन भी नहीं कर पाएगा। तो इस प्रकार से पिस्सू में जनन करने के लिए आवश्यकता किस बात की है? कि इसको रक्त मिल जाए। अब साहब इसके आर्थिक महत्व की बात करें तो वैसे तो आपको पता लग रहा होगा कि इसका कोई लाभ तो नहीं है, इससे तो हानियां ही होंगी, लाभ होने की संभावना नहीं है। तो इसका जो आर्थिक महत्व है वो क्या क्या है? पहली बात, कुत्ता, बिल्ली, खरगोश, कुत्ता, बिल्ली, खरगोश, मनुष्य और चूहा, इन सभी में ये परजीवी के रूप में पाया जाता है और इन सब का ये रक्त चूसता रहता है। दूसरी बात बेटा, यह जब मुखांग चबा करके, जो यानी कि जो इसके मुखांग होते हैं, इनको चुबा करके रक्त चूसता है तो उस जगह पर एक निशान बन जाता है और उस निशान पर सूजन रहती है और खुजली बनी रहती है। जहाँ पर पिस्सू चूस रहा है रक्त को, उस जगह पर एक निशान बन जाएगा और उस जगह पर खुजली बनी रहेगी और सूजन बनी रहेगी। कटे हुए स्थान पर एक खुरदरी पपड़ी बन जाती है जिसमें कई बार तो जो है सड़न पैदा हो जाती है, बदबू आने लगती है। पिस्सू यदि बार बार काट रहा है व्यक्ति को तो उस व्यक्ति के बाल झड़ने लग जाते हैं। और दूसरी बात, रक्तहारी प्राणी है ये, तो यदि बार बार काट करके रक्त चूस रहा है तो व्यक्ति के शरीर में रक्त की कमी आ जाती है। आपको ध्यान हो तो एक समय ऐसा था जब प्लेग की बीमारी फैली थी। प्लेग, इस प्लेग की बीमारी फैलने में सबसे बड़ा योगदान किसका था? पिस्सू का था। पिस्सू द्वारा ही फैला था और यूरोप की लगभग 1/3 1/3 आबादी इस प्लेग के कारण ही मर गई थी, महामारी का रूप ले लिया था। तो इस प्रकार से ये काफ़ी घातक सिद्ध हुआ था परजीवी। जिस समय प्लेग फैला था उस समय यूरोप जो महाद्वीप है उसके भीतर लगभग 1/3 जो आबादी थी वो महामारी की चपेट में आ गई थी, काल का ग्रास बन गई थी। तो वहाँ पर भी क्या हुआ था? पिस्सू ही था जिसकी वजह से ये महामारी फैली। ये पिस्सू वहाँ पर चूहों पर ज़्यादा, जो चूहे थे उन चूहों के शरीर पर ये परजीवी के रूप में रह करके और इस महामारी को बढ़ाई थी। तो इस प्रकार से बेटा ये हमारा पिस्सू वाला टॉपिक कंप्लीट होता है आज। नेक्स्ट क्लास में हम अगले परजीवी पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।